मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट में आपने क्या लिखा था? क्या लिखा था आपने? हाँ, अच्छा, अब एक फैक्ट आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी पोजीशन है? भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये भाई ये सब जीएस के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की कौन सी पोजीशन है? नहीं पता आप लोगों को? वन। तो देखिए, ये सब फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस फैक्ट का हम यूज करेंगे। अगर लिख लीजिए, उन्होंने कहा उन्होंने कहा हाँ, सुहास पालिस्कर ने कहा कि भारत में होने वाला लोकतांत्रिक निर्वाचन भारत में होने वाला लोकतांत्रिक निर्वाचन विश्व का सबसे बड़ा भारत में होने वाला लोकतांत्रिक निर्वाचन विश्व का सबसे बड़ा निर्वाचन है और 17 निर्वाचन का सफलतापूर्वक आयोजन करना 17 निर्वाचनों का सफलतापूर्वक आयोजन करना सत्रह निर्वाचनों का सफलतापूर्वक आयोजन करना भी एक बड़ी उपलब्धि है परंतु अभी भी अभी भी वैश्विक मानवाधिकार सूचकांक में अभी भी वैश्विक मानवाधिकार सूचकांक में भारत की स्थिति 132 अभी भी वैश्विक मानवाधिकार में भारत की स्थिति 132वें स्थान पर है। भारत की स्थिति 132वें स्थान पे है, जिसका अभिप्राय सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य जिसका अभिप्राय है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य अभी भी एक चुनौती है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य अभी भी एक चुनौती है। तो देखिए, ये एक पैराडॉक्स है। इसका मतलब इन्होंने बड़ी बेहतर तरीके से लोकतंत्र की उपलब्धियों का आकलन किया है कि देखिए, लोकतंत्र में दोनों चीजें हैं। चुनाव कराना अच्छी बात है और सापेक्षिक रूप में भारत की प्रगति हो रही है, ऐसा हम नहीं कर सकते प्रगति नहीं हो रही है। फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 पोजीशन पे होना ये एक चैलेंज है, जिसे हमें धीरे धीरे सुधार करना है। ये एक पैराडॉक्स है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव भी है, लेकिन सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी बनी हुई है। दूसरा पैराडॉक्स क्या है, लिख लीजिए। दूसरा पैराडॉक्स जो आगे भी हम देखेंगे, पार्टी में देखेंगे, आगे लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है, भारत विश्व का भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, परंतु यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है
परंतु यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोकतंत्र में कार्य करने वाले राजनीतिक दलों में यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोकतंत्र में कार्य करने वाले राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। लोकतंत्र में कार्य करने वाले राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। आंतरिक लोकतंत्र, देखिए आंतरिक लोकतंत्र ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र का मूल पहिया है पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि बिना पार्टी के डेमोक्रेसी नहीं बना सकती। इस बात में विचार करेंगे भी। तो गांधी ने सपना देखा था, लेकिन वो सपना बहुत आदर्शवादी है। तो पार्टी का महत्व है कि पूरे देश को जोड़ती है, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र के अभाव का मतलब है पार्टी का जो बॉस होता है वहाँ परिवार ही पार्टी है, व्यक्ति ही पार्टी है। हम पार्टी सिस्टम अलग से पढ़ेंगे। तो प्रोफेसर जोया हसन ने कहा कि हमारे यहाँ फैमिली पार्टी आ गई है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के अभाव का मतलब है कि किसी भी पार्टी का बॉस क्यों है, क्योंकि या तो परिवार से आ रहा है, या मान लीजिए कोई परिवार से नहीं भी है तो भी कुछ उसके पीछे फैक्टर है, निर्वाचन नहीं होता। जबकि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का ये मान्यता है, इलेक्शन कमीशन को अधिकार दिया गया कि समय समय पर पार्टी को निर्देश दे कि वो अपना लोकतांत्रिक चुनाव करवाएं। इससे हम आगे आएंगे। अब देखिए, कोई घड़ी लेकर भाग रहा है, कोई तीर धनुष लेकर भाग रहा है। घड़ी मतलब है एनसीपी। तो आखिर में भागा भागी हो क्यों रही है? क्योंकि अब शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष रहेंगे, चाहे वो भले ही 92 ईयर्स के हो जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर चुनाव लड़े थे, कांग्रेस का नहीं जीत पाए क्योंकि गांधी परिवार का समर्थन उनके लिए नहीं था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो पपेट है, और जेपी नड्डा, मोदी जी का आशीर्वाद है, जेपी नड्डा बने हुए हैं। फिर भी आप देखेंगे ऑल इंडिया पार्टीज में कंपैरेटिवली कंडीशन ठीक है। क्षेत्रीय पार्टी तो पूरी फैमिली पार्टी है। अभी आप देखेंगे जो भी शिबू सोरेन का पूरा मामला था, उनका पूरा परिवार ही विधायक, सांसद, सब कुछ है। समाजवादी पार्टी कंडीशन वही है। बहन जी सर्वे सर्वा है, उद्धव ठाकरे अपने ही पार्टी के मालिक हैं, एनसीपी। ये लोकतंत्र है? ये बड़ी विचार की बात है ये। देखिए, कोई पार्टी में आना, पब्लिक लाइफ अलग है, प्राइवेट लाइफ अलग है। घर में आप कोई परिवार को अपना सत्ता दे रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अपना घर परिवार को दे दीजिए, जमीन परिवार को दे दीजिए। लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में है, मंत्री कोई आपके घर की विरासत थोड़ी है कि पता चला कोई जिलाधिकारी बन गया और अपने छोटे भाई से कहा, भाई देखो हम बहुत दिन काम कर लिए, थोड़ा आके तुम भी संभाल लो। ऐसा थोड़ी संभव है। अगर इस तरीके से आपको लगता नहीं कि इसमें सामंतवादी प्रवृत्तियां हैं, और ये सब लोग मिलकर चिल्लाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ये सब मिलकर क्या चिल्ला रहे हैं कि लोकतंत्र। तो जनता जनता थोड़ा भी समझदारी का प्रयोग करती है तो उसको लगता है यार ये तो फुद्दू बना रहे हैं, ये तो मूर्ख बना रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में क्या है, तो परिवार का शासन चला रहे हैं। इसलिए डिक्लाइन भी होता है। इसलिए आप याद रखिए, सारी पार्टीज का डिक्लाइन हुआ एक समय पे। संगठन और व्यक्ति के बीच संघर्ष की अजीब सी कहानी है। तो कई बार इसीलिए पार्टीज का डिक्लाइन तो हुआ। और आगे हम बताएंगे कि हमारे रजनी कोठारी ने तो कहा है कि पार्टी व्यक्ति के साथ आती है, व्यक्ति के मरने के साथ ही चली जाती है। कई पार्टी तो हमारे ऐसे ही रही है, क्षेत्रीय पार्टी। अब चौधरी चरण सिंह बड़े कद्दावर नेता थे, अजीत सिंह उनकी विरासत नहीं संभाल पाए। समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव विरासत संभाल लेंगे, अभी भी मामला डाउटफुल है। चाचा भतीजे के बीच में पटरी है नहीं, कभी होता है कभी गड़बड़ा जाता है मामला। भाई परिवार का मामला होगा फिर खटपटी होगी ना। और तेजस्वी आने वाले समय बताएगा क्या कर पाएंगे। उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे थे, डाउटफुल था। उनके उत्तराधिकारी मतलब पुत्र थे, यही फारूक अब्दुल्ला एंड सन्स। तमिलनाडु में डीएमके एंड फैमिली, स्टालिन, कनिमोजी, राजा, रानी, उधर चल रहे हैं सब। तो ये अपने आप में मजाक की बात है, डेमोक्रेसी नहीं है, ये मजाक की बात है। और इसलिए ये लोग कहते हैं कि हम सामंतवाद खत्म कर देंगे, फिर हम लोकतंत्र ला देंगे। तो फिर मान्यता सही नहीं है। एक सामंतवाद खत्म करके हमने दूसरा सामंतवाद पैदा कर दिया।
ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैलेंज है। ये बात जीएस में पूछी गया है, कभी यूपीएससी पेपर उठा के अब देखिएगा, यूपीएससी पेपर अब उठा के देखिएगा तो जीएस के पेपर में हम पार्टी सिस्टम तो पढ़ेंगे ही। इसलिए अब भाई अब जीएस में पार्टी सिस्टम कहीं नहीं लिखा गया है, दबाव समूह तो लिखा गया है, लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी को देख रहे हैं और पार्टी नहीं देख रहे हैं तो आप डेमोक्रेसी को आपने देखा क्या फिर? तो डेमोक्रेसी में आर्टिकल आपने देखा। इसलिए जीएस के मेंस में सवाल पूछा गया है कि भारतीय दलों में विद्यमान अंतर विरोध और विरोधाभासों को बताइए। तो ये बड़ा विरोधाभास है कि पार्टी का अनडेमोक्रेटिक होना, व्यक्ति ही, ये लोकतंत्र में तो हर चीज निर्वाचित होनी चाहिए, जवाबदेह होनी चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। फैमिली का शासन तो राजा महाराजाओं की जमाने की कहानी है, हमारे ऐसा हो रहा है। 30 वर्ष पर इसका करने का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है डेमोक्रेसी का। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम डेमोक्रेसी में सेल्फ मैकेनिज्म होता है, सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म होता है, अपने आप चीजें बदलती चली जाएंगी। इस तरीके सामंतवाद राजा महाराजाओं के सत्तातीत का विषय बन गया। आने वाले समय में जब ये बच्चे पढ़ लिख के जाएंगे, जितने बच्चे मुखर्जी नगर में हैं, जब ये पढ़ लिख के वापस जाएंगे तो छोड़ेंगे ऐसे इन लोगों को? आज तो नई पढ़ी लिखी जमात आ रही है ना। मेरा एक मैं क्या बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट है, वो मैंने जो पता लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट है, और वो मुलायम सिंह यादव को बहुत भक्त था। अखिलेश भैया को नहीं मानता। हमने कहा ये तो तुम गलत बात करते हो यार। कहा ना ना भैया में ताकत नहीं है, मैं बनूंगा। यार कमाल की बात है। कहा कि मुलायम सिंह यादव का उत्तराधिकार मैं आगे लेके बढ़ूंगा। हमने कहा चलो मुझे मुझे बस याद रखना। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे आगे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जुझारू बच्चे आगे आ रहे हैं, पूछो मत। तो डेमोक्रेसी में निराश होने की आवश्यकता है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन चेंज होगा। और ये हमारे यहाँ देखेंगे कि ज्यादातर एशियाई देशों में यही हाल है। नवाज शरीफ एंड फैमिली, इमरान खान एंड बेगम, और थोड़ा सा पर्सनालिटी कल्ट का फर्क तो है। तीसरा पॉइंट, लोग निर्वाचित होकर आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो निर्वाचित होकर आना, अब आपका क्या तर्क है भाई, ये तो निर्वाचित होकर आ रहे हैं, तो आपको हम याद दिला दें बड़े साले राज्यसभा में भी है, निर्वाचित होकर नहीं आते। दूसरी बात है, एक परिवार में जब एक पार्टी होती है, सत्ता में होती है, तो स्वाभाविक रूप में ये बताओ आरक्षण क्यों दिया जाता है? संसाधनों का वितरण सबके लिए हो। अगर कोई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, बीएसपी का है, टीएमसी का है, तो टीएमसी का उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी परिवार ही होगा। इसका मतलब है फिर तो जमींदार जो लोग जमीन रखते थे वो कहते थे भाई हम ठीक है, जमीन तो हमने अपने पिता की संपत्ति पाई है, तो आपकी संपत्ति तो है नहीं, हम बांटेंगे ही नहीं। डेमोक्रेसी का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। आप पावर में आ गए तो आप अपने प्रभाव का प्रयोग करके किसी को चुनाव जितवा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर को भी, कार्यकर्ताओं को भी। बात सही नहीं है भाई? एक जो पावरफुल फैमिली हो गई तो किसी को चुनाव जितवा सकती है। और इसीलिए आप देखेंगे वैसे भी डेमोक्रेसी में अगर ये बीजेपी कुछ नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और बीजेपी इनके साथ दांव खेला है, मोहन यादव को ला दिया। भजन लाल शर्मा राजस्थान में कौन थे मुख्यमंत्री बनने के पहले किसी को नहीं पता था। इसकी काट, अगर ये इनकी काट इन लोग नहीं ढूंढ पाए तो आप समझ लो इंडिया गठबंधन बना के भी अब मुझसे कोई सलाह ले ही नहीं रहा है। ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। हम पार्टी सिस्टम में सब बातें पढ़ते हैं, ये बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, उसे सीख नहीं पा रहे हैं। बीजेपी यही संकेत दे रही है कि हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता होगा तो बीजेपी कार्यकर्ता ज्यादा उत्साह से, जो युवा व्यक्ति होगा बीजेपी से जुड़ना चाहेगा, उसको लगेगा यार यहाँ तो फ्यूचर है। क्योंकि मोदी जी भी इसी तरीके से आए थे। मोदी जी जब सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कभी नगर पालिका का भी चुनाव नहीं लड़ा था। सीधे उस समय चूंकि पटेल, और उस समय भी बीजेपी में बड़ी कलह चल रही थी। गुजरात में पटेल बंधु, शंकर सिंह बघेला और एक पटेल, सब तीन पटेल थे, तीन ही पटेल आपस में लड़ते रहते थे। और इससे बीजेपी इतनी तंग आ गई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बुलाया। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी का भी कोई परिवार नहीं था, मोदी भी बिना परिवार के थे, दोनों के बीच में थोड़ा सामंजस्य था ही। अब इसलिए ये अपने आप में आने वाले बच्चों के लिए सीख है। युवावस्था में ही हम सोचते हैं कि सब कहानी बना लें प्यार मोहब्बत की, और देखो जो टॉप पे हैं वो शादी ब्याह किए ही नहीं। ये भी एक स्टोरी है। तो मोदी वहां पे गुजरात के मुख्यमंत्री बने,
और उन्होंने ऐसा गुजरात को संभाला, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल लगा के सारी पटेलों की पॉलिटिक्स को पीछे कर दिया। अदरवाइज बिना पटेल हुए कोई मुख्यमंत्री गुजरात का हो जाए नामुमकिन था। लगभग 15 साल तक मोदी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनी रहे। तो बीजेपी यही ट्रेंड राजस्थान में सेट करना चाहती है, यही ट्रेंड मध्य प्रदेश में। यानी नाम था महाराजा का, मामा का, भाई मगर नहीं, आप पीछे चलिए, न महाराजा आएगा न मामा आएगा, एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसका बहुत बैकग्राउंड ही नहीं है। ये पॉलिटिक्स में होता है। तो स्वाभाविक तौर पर इसलिए पॉलिटिक्स भरोसा करिए। डेमोक्रेसी बड़ा सिस्टम, हमने माना कि डेमोक्रेसी में तमाम खामियां हैं, लेकिन अब तक जितने सिस्टम प्रयोग किए गए हैं उन सबसे कम बुराई है इसमें। परफेक्ट नहीं है, कोई भी शासन की प्रणाली परफेक्ट हमारे पास है ही नहीं है, लेकिन अभी तक जितनी शासन प्रणालियों का प्रयोग हमने किया है उसमें सबसे कम बुराई किसमें है? लोकतंत्र में। इसलिए प्रयोग करके तो चल रहे हैं। और ये बात इंग्लैंड के स्कॉलर बेंथम से पूछा गया था कि क्या लोकतांत्रिक शासन सबसे अच्छा है, तो बेंथम ने कहा किसने कहा सबसे अच्छा है? नहीं कहा। उनका मैं ये कहा कर रहा हूँ सबसे अच्छा है, बस मुझे ये बता दीजिए कि इससे अच्छा शासन कौन सा है। इसे यकीन मानो, मुझे तो उम्मीद है कि आने वाले समय में मेरे स्टूडेंट 2-4 राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। कई बार मैं सोच के मुझे रात में नींद नहीं आती। मैं कहा यार आने वाले समय कुछ ऐसा, हमें तो भारत का भविष्य कुछ ऐसा दिख रहा है। अरे भाई मेरा स्टूडेंट मुख्यमंत्री हुआ तो मैं ठेकेदारी थोड़ी करने जाऊंगा वहां पे। अरे कभी जाऊंगा चाय पी लिया, बता ही दूंगा क्लास में क्या होता है। कितनी बड़ी बात है। यही डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्मेशन ही बिल्कुल होगा ही। आप देखना है बिल्कुल होगा ही होगा। तो लोकतंत्र में विश्वास रखने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट क्या लिखा आपने? हाँ, तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, अच्छा ये बताइए, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों अंगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों अंगों में सबसे ज्यादा एक हमारे लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जनता की इच्छा, जनार्दन की इच्छा है। जनता की इच्छा ही सबसे बड़ी इच्छा है। तो इसे लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्व किसका होना चाहिए? विधायिका का। ये बात हमेशा याद रखने की है। अगर डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो हमेशा निर्वाचित संस्था का महत्व ज्यादा होना चाहिए गैर निर्वाचित से। हमारे यहाँ सीएसडीएस ने, यानी सीएसडीएस सेंटर फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज है, जो जिसकी फाउंडेशन रजनी कोठारी ने किया था। इंडिया के पॉलिटिकल साइंटिस्ट के, समझिए एक ओरिजिनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, नहीं रहे अब। तो सीएसडीएस का निर्माण उन्होंने इसी जेएनयू के खिलाफ किया था। जब वो जेएनयू में गए थे, जेएनयू में बड़ी मार्क्सिस्ट पढ़ाई होती थी, तो रजनी कोठारी ने कहा कि नहीं, ये जो आपका तरीका है पढ़ने पढ़ाने का वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका अध्ययन वैचारिक ज्यादा है, वैज्ञानिक कम है। और पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते हमें चीजें तथ्य पर आधारित होनी चाहिए। इसलिए रजनी कोठारी ने सीएसडीएस बनाया था। आज भी भारत के जो मुख्य पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो सीएसडीएस से जुड़े हुए हैं, चाहे सुभाष पालेकर हो, सेंटर फॉर डेवलपिंग सोसाइटी जो रजनी कोठारी ने बनाई थी। तो उसी सीएसडीएस ने कई बार वो सर्वे भी करवाती रहती है कि भाई पॉलिटिकल साइंटिस्ट में आजकल तो वैज्ञानिक अध्ययन की बात होती है, वैज्ञानिक अध्ययन में आंकड़े चाहिए, रिसर्च चाहिए। तो सीएसडीएस ने बड़ा दिलचस्प सर्वे करवाया कि भारत में लोगों से पूछा गया कि आप किस संस्था को बेहतर मानते हैं, संसद को, न्यायपालिका को, सीएजी को, इलेक्शन कमीशन को, आप किस पुलिस को, किस संस्था को बेहतर मानते हैं? ज्यादातर बच्चों ने, अब देखिए पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए बच्चे, अगर पॉलिटी पढ़े हुए बच्चे कह रहे हैं कि न्यायपालिका, तभी सोचने की बात है, न्यायपालिका नॉन इलेक्टेड बॉडी है। एक डेमोक्रेटिक देश में किसी नॉन इलेक्टेड बॉडी का पावरफुल होना ये अपने आप में अच्छी टेंडेंसी नहीं है, ये अपने आप में लोकतंत्र का पैराडॉक्स है। और आजकल हमारा क्या हो रहा है कि हमारी, देखिए ऐसा प्रवृत्ति 90 के बाद ही बनी, हम संसद भी पढ़ेंगे, तो 90 के बाद ऐसी प्रवृत्ति बनी कि हमें ऐसा लगा कि जो संसद में बैठे लोग हैं वो तो सब डाकू हैं, चोर हैं। ऐसा नहीं है। सांसद होना एक बड़े दायित्व का काम है। 2-4% लोग भ्रष्ट हो सकते हैं। देखिए मान लीजिए कहीं किसी परिवार से भी गए हुए हैं तो ऐसा नहीं कि सब लोग भ्रष्ट ही हैं।
ज्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईमानदार हैं, ज्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अच्छे हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना बड़ा दायित्व है। मैं 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करना, सभा में हमेशा दौड़ते रहना, आप समझते हैं कि अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिल्ली में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रात में 2 बजे तक तो लोगों से मिलता है वो। कोई ना कोई एक आदमी आया हुआ है, किसी को ये चाहिए, किसी को एडमिशन चाहिए, किसी को क्या चाहिए, भाई अपनी आवाज लेकर किसके पास जाएगा वो। और लोकतंत्र की मान्यता ऐसी है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी को मना नहीं कर सकता। ये डेमोक्रेसी में खास बात होती है। एक भी आदमी वो आश्वासन ही भले दे, आश्वासन देगा, नहीं काम कर पाएगा। वैसे हमारे यहाँ कुछ नेता हैं जो सीधे मना कर देते हैं। एक बार मैं नागपुर गया था किसी के साथ, उन्होंने कहा भाई चलो, मैं मुझे कुछ नितिन गडकरी से काम है, तो मैंने कहा मैं भी चलूंगा, जरा देखूंगा कैसे काम करते हैं। किताब को पढ़िए और व्यवहार में देखिए, दोनों चीज देखना चाहिए। तो मैंने कहा, वहां पे बड़ी बड़ी भीड़ थी, वहां पे सब लोग अपने पेपर लेके आए थे, और हर बड़ी अच्छी बात वहां लगी, हर जात धर्म के लोग बैठे थे और समान रूप से इंटरटेन कर रहे थे वो। लेकिन जिसका काम नहीं हो सीधा कह दे, नहीं नहीं हो पाएगा। नहीं सर, विचार कोई विचार की गुंजाइश नहीं है, आपका काम ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता, कानून के खिलाफ में नहीं आ सकता, ऐसा नेता कहने वाले कम है। क्योंकि जनता नाराज होती है, जनता कहती है कि भैया ठीक है। क्योंकि और दूसरे किस्म के नेता ऐसे हैं कि जो कहते हैं कोई बात नहीं है, कहीं सर मैंने मर्डर कर दिया है, मुझे बचा लो, कोई बात नहीं, बैठो इधर, मैं उसको बचाऊंगा। अब मैं ऐसे भी नेता से मैं मिला हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये नाम बताऊंगा तो भावनात्मक हो जाते हैं। मैं ऐसा नाम बताने से बचता हूँ जिसपे एक छुई आप उस भावनात्मक ना होने पाए, कि कई बार आदमी का पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है, तो हम न्यूट्रली रहने का प्रयास करते हैं, फिर भी जो तथ्य मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन सच में मान लीजिए कई बार ऐसे बड़े अच्छे अच्छे नेता चुनाव हारते हैं इस कारण से। अरे आप याद रखिए, यही लोग हैं जिनको आप अनड्यू एडवांटेज देते हैं, वही आपको चुनाव रैली में दौड़ेंगे। ये पढ़े लिखे बच्चे तो यहाँ आके पीटी की तैयारी कर रहे हैं, 2024 का चुनाव होने वाला है, और ये बच्चे किसकी तैयारी कर रहे हैं? पीटी की। नेता आपसे क्या मांगेगा, आपसे क्या अपेक्षा है उसे? आप तो उसके कुछ देंगे नहीं। मैं उसको इस रैली में चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगा। इसे वैसे ही आदमी को जरूरत है जो उसके सामने आया था कि यहाँ बचा लो, वहां करवा दो, यहाँ ठेकेदारी दिलवा दो, वही उनके साथ दिन रात दौड़ रहा है। इसलिए नेता होना बहुत बड़ी बात है। अरे मेरे बच्चों, आप क्या समझते हो, आप तो रात में गए खाना खा के सो गए, मैं भी पढ़ा उड़ा कर गया, अभी एकदम फिक्स शेड्यूल है, इतने बजे क्लास खत्म कर देनी, इतने बजे क्लास शुरू कर देनी है। नेता कोई शेड्यूल ही नहीं है। कब आपके दरवाजे कौन धमक जाएगा? सुबह सो के उठ रहे हैं, 50 लोगों की भीड़ बैठी हुई, क्यों? फरियाद लेकर आए हैं, किसको आप मना कर देंगे? इसलिए मेरे बच्चों, नेता बनना बड़ा दायित्व है डेमोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेसी डीएम साहब से मिलकर दिखा दीजिए, नए शक्तिमान है वो। अरे मेरे, अब मैं क्या बताऊं, नेता को कई बार मैं नेता का फैन हो जाता हूँ। एक बार तो मैं, फिर एग्जाम्पल, मैं मंत्री का नाम नहीं बताऊंगा, कोई मेरे परिचित आए थे, मैं मंत्री उनसे कोई काम होता नहीं, कि कोई कोई परिचित दिल्ली में कभी आ गया, कभी हमें यहाँ चलना है, तो मैंने कहा चलना है? मंत्री जी के यहाँ। तो मैं कहा तुम चले जाओ भाई अकेले, मैं कहा नहीं तुम भी चलो साथ में। अब हम लोग गए मंत्री जी का, पता चला मंत्री जी 10 बजे रात आ रहे हैं कहीं फ्लाइट से। तो उन्होंने कहा बैठो आप, 2 घंटे बैठा है, 12 बज गया। लेकिन मंत्री जी आए, तब तक मिठाई आई, चाय आया। एक बार मैं डीएम साहब के ऑफिस में गया, मैंने कहा क्या हम उठाकर खड़े हो? मैंने कहा मुंह कहाँ ले जाऊं? मेरे बच्चों में पॉलिटी में पढ़ाता हूँ, मैं इस देश का मालिक हूँ, और बताइए मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। ये आप समझ रहे हो? ये है ब्यूरोक्रेट और नेता के बीच का फर्क। ये सच बताऊं, मतलब ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ब्यूरोक्रेट जनता का पे सेंसिटिव नहीं होता। आपको लगता है कि देश की समस्या नेताओं के कारण है, उल्टा बात सही है। देश की आधी समस्या ब्यूरोक्रेट्स के कारण है। ये सेंसिटिव नहीं है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं, मंत्री है, आपको कौन आदमी कोई जो भी काम लेके आए हो, सोचिए वो आप मिलने बाद में आया, जो भी अपना तैयारी कर रहा होगा, उसे पानी भिजवाया, चाय भिजवाया। इसलिए ये जब हम संप्रभु हैं और हम किसी पुलिस स्टेशन में गए, तो वहाँ सोफा होना चाहिए, सर आइए बैठिए, पहले चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, बताइए क्या आदेश है, ऐसे पूछना चाहिए ना। पुलिस स्टेशन में जाते ही क्यों आए हो? कमाल की बात है, ऐसा तो मैं मुजरिम हूँ। अरे कमाल की बात है यार।
यही यही अप्रोच गड़बड़ है। इसे डेमोक्रेसी में याद रखिए, चंचूड़ महोदय खोपचे में रहते हैं, बस ऑर्डर ऑर्डर। हिंदुस्तान को देखा कहाँ? हिंदुस्तान को देखा कभी नहीं। आईएएस अधिकारी, उनका एक फिक्स काम होता है, जनता से मिलते नहीं। बस उनका वो तो आधे समय तो नेता मंत्री के प्रोटोकॉल में व्यस्त हो जाते हैं, आधे समय प्रशासन के साथ। जनता से मिले कहाँ, देखा कहाँ? इसे किरण बेदी जब चुनाव लड़ रही थी दिल्ली में, तो किरण बेदी से पूछा गया कि आपने क्या सीखा? उनका, मैं इतने साल दिल्ली की पुलिस कमिश्नर रही लेकिन दिल्ली को जान नहीं पाई। पहली बार चुनाव मुझे गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाना पड़ रहा है, तब मैंने देखा असली दिल्ली कैसी है। असली दिल्ली पुलिस लाइन जैसी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा नेताओं की प्रशंसा करो, पॉलिटिक्स के स्टूडेंट होने के नाते। और इसीलिए लोकतंत्र में सबसे ज्यादा सम्मान किसका होना चाहिए? और एक बार मैं कहीं जा रहा था, जयपुर में, कहीं मतलब सच बताऊं, जयपुर एयरपोर्ट की बात है, सचिन पायलट। सचिन पायलट मुझसे उम्र में कम है। सचिन पायलट, हम लोग लाइन में लगे थे, वो आल आके मेरे पीछे लग गए। मैं कहा, सर आप आगे आइए। नमस्कार किया उनको, देखो उन्होंने आगे नहीं आया। मैं कहते नहीं, ठीक है आप ठीक है। तो कुछ हमने कुछ जानकारी उनकारी भी उनसे ली। इतनी बड़ी बात है, मैंने नमस्कार क्यों किया? एक आदमी 20 लाख जनता को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, देखो सांसद होना कितनी बड़ी बात है। मैं जीवन में एक भी आदमी की इच्छा पूरा नहीं कर पाया, लोग नाराज ही रहते हैं, ये नहीं हुआ मेरा। लो, आप किसी दोस्त के साथ रहिए, हमें से तीसरे दिन ये गिफ्ट नहीं लाए। लो, जो 20 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, सामान्य बात है, विलक्षण बात है, विलक्षण बात है। इसलिए सांसद बनना बहुत बड़ी बात है। तो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा महत्व किसका होना चाहिए? संसद का। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यही तो विरोधाभास है। सुहास पालेकर ने यही बात कही है। ये बेसिक बातें हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए डेमोक्रेसी पढ़ते समय। बेसिक बातें डेमोक्रेसी का, इसलिए हम कहते हैं बार बार संविधान में, ये संविधान नहीं, भारतीय लोकतंत्र पढ़ रहे हैं। अब हमने प्राथमिक किसको बना दिया? न्यायपालिका को, इलेक्शन कमीशन को। टीएन सेशन चुनाव लड़े, भारी बहुमत से हार गए। और जितने लोग टीवी से सुब्रमण्यम स्वामी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे बुद्धिमान कोई आदमी धरती पर पैदा नहीं हो, चुनाव लड़ के दिखा लीजिए, हार जाएंगे आप। लिखने की बात है, क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट, लोकतंत्र की लोकतंत्र की एक अन्य विसंगति बताते हुए लोकतंत्र की एक अन्य विसंगति बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत में गैर निर्वाचित संस्थाएं भारत में गैर निर्वाचित संस्थाएं जैसे न्यायालय, निर्वाचन आयोग, भारत में गैर निर्वाचित संस्थाएं जैसे न्यायालय, निर्वाचन आयोग, न्यायालय और निर्वाचन आयोग को आम जनता, न्यायालय और निर्वाचन आयोग को आम जनता निर्वाचित संस्थाओं जैसे संसद से निर्वाचित संस्थाओं जैसे संसद से ज्यादा महत्व प्रदान कर रही है। निर्वाचित संस्थाओं जैसे संसद से ज्यादा महत्व प्रदान कर रही है, जो एक अजीब संयोग है। जो एक अजीब संयोग है। और लास्ट में एक बात आप देख सकते हैं कि भारत में
डेमोक्रेटिक देश है, और थोड़ी ये भी है कि भाई नागरिक की पहचान पहले होनी चाहिए, लेकिन धर्म जाति का पहचान लगातार बढ़ रहा है, ये भी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी टेंडेंसी नहीं है। लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। लोकतांत्रिक राज्य में लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों को मूल इकाई माना जाता है। लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों को मूल इकाई माना जाता है, और प्रत्येक नागरिक की गरिमा का समान महत्व है। नागरिकों को मूल इकाई माना जाता है, प्रत्येक नागरिक की गरिमा का समान महत्व है। परंतु भारतीय लोकतंत्र में नागरिक पहचान के बजाय, नागरिक पहचान अंडरलाइन, नागरिक पहचान के बजाय जाति धर्म की पहचान, नागरिक पहचान के बजाय जाति धर्म की पहचान अभी भी अत्यधिक हावी है। जाति और धर्म की पहचान अभी भी अत्यधिक हावी है। तो ये लोकतंत्र के विरोधाभास हैं। तो निष्कर्ष आप लिख लीजिए लास्ट लास्ट हेडिंग में। निष्कर्ष है, भारतीय लोकतंत्र का मूल्यांकन दो अतिवादी रूप में किया जाता है। भारतीय लोकतंत्र का मूल्यांकन दो अतिवादी रूप में किया जाता है। अतिवादी अंडरलाइन। भारतीय लोकतंत्र का मूल्यांकन दो अतिवादी रूप में किया जाता है। पहला पहला कि भारत पहला कि भारत अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। और विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। जबकि दूसरी मान्यता यह है कि भारतीय लोकतंत्र बिल्कुल विफल रहा है। भारतीय लोकतंत्र बिल्कुल विफल रहा है। भारतीय लोकतंत्र विफल रहा है। वास्तविकता यह है कि दोनों के विचार आंशिक रूप में सत्य हैं। वास्तविकता यह है कि दोनों के विचार आंशिक रूप में सत्य हैं। वास्तविकता यह है कि दोनों के विचार आंशिक रूप में सत्य हैं, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की प्रगति निर्णायक है। इसके बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं।
भारतीय लोकतंत्र की प्रगति निर्णायक है, इसके बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं। प्रगति निर्णायक है, इसके बावजूद चुनौतियां बनी हुई है। ये पहला टॉपिक है। तो अभी ये हमारा इंट्रोडक्शन एक तरीके से पहला टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम कुछ बेसिक बातों का उल्लेख करेंगे और आपने कुछ सवाल पूछे हैं, उसका मैं जवाब दे दूं। किसी ने पूछा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी क्या है, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत क्या है। देखिए, विवाद का विषय, आगे आपको बता देंगे। आजकल कई लोग ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ रही हैं। एक ऐसा समूह है जो मानता है भारत में लोकतंत्र खतरे में है। और इस संयोग की बात है कि बीपीएससी में सवाल भी पूछ दिया गया। मतलब क्यों ऐसा कहा जाता है, इसके पीछे तर्क क्या है, मैं आपको बता दूंगा। कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, इसका मतलब है कि संविधान में रहकर भी कोई कैसे तानाशाही कर सकता है। और ये कोई नया विचार नहीं है। देखिए, जो वामपंथी लोग हैं, जो सरकार विरोधी लोग हैं, वैसा आरोप लगाते हैं कि बिल्कुल निरंकुशता है सरकार। तो कई लोकतांत्रिक शासन निरंकुश कैसे हो सकती है, इसके एग्जाम्पल हम आएंगे। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री की शक्तियां बताएंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। इसका एक लाइन का जवाब ये है कि निर्वाचन होने के बावजूद लोकतंत्र है जरूरी नहीं है। तो निर्वाचन के माध्यम से भी कोई निरंकुश हो सकता है, संवैधानिक निरंकुशता, यानी निर्वाचित होकर भी कोई तानाशाह हो सकता है, इसका विचार ये है। और भारत में ये नामुमकिन है, भारत में लगभग ये असंभव सी बात है। आलोचना क्यों की जाती है, आगे हम बता देंगे भैया। हमारे यहाँ तो विपक्ष का काम ही आलोचना करना है। जेनिंग्स ने कहा था, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उनकी, कहीं इसका कोट कर सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष का मतलब है एक वैकल्पिक आवाज। विपक्ष का मतलब दुश्मन नहीं होता। लोग तो हमको ऐसा लगता है विपक्ष का मतलब दुश्मन है, विपक्ष का मतलब है कि जो बिल्कुल राष्ट्रद्रोही है, ऐसा नहीं होता। कभी कोई आज विपक्ष में है, कल कोई विपक्ष में रहेगा। लोकतंत्र में तो सत्ता, शासन सत्ता का बदली होता है। लोकतंत्र में शासन सत्ता वैसे बदलती है जैसे स्विमिंग पूल का पानी। स्विमिंग पूल का पानी समय समय पर न बदला जाए, सड़ जाता है। और जेनिंग्स ने कहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका कैसी होनी चाहिए। मालिक पहाड़ी से कोई वाहन उतर रहा है तो विपक्ष की भूमिका उसमें ब्रेक लगाने जैसी होनी चाहिए कि विपक्ष उस पर ब्रेक लगाता रहे जिससे वाहन धीरे धीरे उतर पाए, वाहन तीव्र गति से न उतर पाए, हड़बड़ी में न उतर जाए कि वाहन टकरा जाए पहाड़ी से। तो विपक्ष काम क्या होता है, सरकार की विसंगतियों को उजागर करना और वैकल्पिक नीतियां देना। यानी विपक्ष का काम होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, जो भी विपक्ष में रहा, चाहे आज जो लोग सत्ता में, कल विपक्ष में थे। तो ऐसा नहीं, किसी हमें एक दल की तरफ जाना ही नहीं है, हमें सैद्धांतिक मुद्दों पर बात करनी है। और हकीकत की बात है कि हमारे यहाँ विपक्षी दल जो भी रहता है वो हर बात पे सरकार की आलोचना करता है। उसको लगता है सरकार अब तानाशाह हो गई है। और आपको हम बताएंगे इंदिरा गांधी को, ठीक है, इंदिरा गांधी ने कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उतनी गलतियां नहीं की थी जितनी उनकी आलोचना कर दी गई। तो गलतियां बहुत सारे लोगों ने की थी, केवल इंदिरा गांधी ने नहीं की थी। और लेकिन जब जो विपक्ष में होता है, जो सत्ता पक्ष में होता है, उसकी सारी गलती लोग मान लेते हैं। कि भारत शासन अधिनियम इसे किस प्रकार प्रदत्त करता है। अच्छा, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत शासन अधिनियम में से किस प्रकार प्रदत्त करता है। अरे भाई, भारत शासन अधिनियम, अच्छा, भारत शासन अधिनियम के कॉन्टेक्स्ट वगैरह भी पूछ रहे हैं, तब तो बड़ी सिंपल सी बात है। अरे भाई, भारत शासन अधिनियम में जो शासन का हेड कौन था, वायसराय था। अगर इसको आप भारत शासन अधिनियम कॉन्टेक्स्ट पूछ रहे हैं तब तो बात और आसान हो जाती है। तब तो बात बिल्कुल जस्टिफाई होती है कि भारत जो हमारे यहाँ निर्वाचित शासन का मुखिया, नई शासन का मुखिया निर्वाचित होना चाहिए। और वायसराय कौन था, गैर निर्वाचित था। इसका मतलब है कि बाकी सांसद और विधायक मंत्री निर्वाचित होंगे और जो हेड होगा गैर निर्वाचित होगा। और उसमें भारत शासन अधिनियम में तो और प्रॉब्लम थी भाई, हमारी जनता के लिए विधि का निर्माण इंग्लैंड के लोग कैसे करेंगे। तो वो तो संवैधानिक कम था, निरंकुश ज्यादा था, स्वतंत्रता थी ही नहीं। हमने बता दिया, भारत शासन अधिनियम में फंडामेंटल राइट जैसा कोई प्रावधान था ही नहीं। किसी का भारत शासन अधिनियम 1935 में आपातकाल के प्रावधान थे या नहीं थे, बताइए, थे या नहीं थे। थे। आपातकाल के प्रावधान थे, उतने व्यापक रूप में नहीं थे। बाकी हमने वाइमर संविधान से लिया। तो भारत शासन अधिनियम में भी इमरजेंसी के प्रोविजन थे, 5वीं 6ठी अनुसूची थी। हाँ, वो संक्षेप में थी।
क्या कर रहे हैं? जर्मनी से हमने आपातकाल का प्रावधान लिया, जिसका हमने विस्तार कर दिया कि 3 प्रकार के, 356, 352, 360। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में था, वो आपातकाल का प्रावधान 2 लाइन में लिखा था। इतना फर्क था। भारत में अधिकांश विशेषाधिकार ब्रिटिश परंपरा पर आधारित। अरे अभी तक भी अभी संसद पर आने दीजिए, विशेषाधिकार पर तब तो बताएंगे। अभी तो हमने शुरू किया है, तब तक आप लोगों ने बहुत आगे सवाल पूछते हैं। संविधान की स्वीकृति के साथ ही संविधान की यात्रा समाप्त नहीं हुई। टिप्पणी, देखिए टिप्पणी में बड़ी मात्रा नहीं होती, टिप्पणी में छोटी मात्रा होती है, तो थोड़ा मात्रात्मक गलतियों पर ध्यान दें। संविधान की स्वीकृति के साथ संविधान की यात्रा समाप्त नहीं हुई। अरे संविधान जीवन दस्तावेज है, संविधान की यात्रा समाप्त कहाँ होगी? संविधान आज भी बढ़ता चला जा रहा है। संविधान को जीवंत रखने का श्रेय 2 लोगों को है, एक है न्यायपालिका और दूसरा है संसद। हमारी यात्रा जिस दिन समाप्त हो जाएगी, संविधान की यात्रा उस दिन समाप्त हो जाएगी। और हमारी यात्रा समाप्त होगी चरैवेति चरैवेति, लगातार आप चलते रहिए, ये आपकी यात्रा है। जीवन का ही संघर्ष है, हमेशा चलते रहना है। आज एक मंजिल पर पहुंचेंगे, फिर आपको लगेगा कल अगले पे जाना है। इसलिए संविधान हमारी आकांक्षाओं का दस्तावेज है, तो हमारी आकांक्षाएं स्थायी ही रहेंगे, बदलती रहेंगे। तो संविधान का समावेश करेगा, संविधान बदलेगा। इसके बावजूद संविधान के कुछ परमानेंट फीचर भी हैं, जो आगे आपको बता देंगे। जैसा आपने कहा कि लोकतंत्र को प्रभावी विधायिका ही बना सकती है, किंतु वर्तमान समय में हो रही घटनाएं जैसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स, इस संदर्भ में ऐसा नहीं लगता कि लोकतंत्र के प्रभावी निर्वाचित संस्थाओं जैसे न्यायपालिका को लोकतंत्र प्रभावी आवश्यक काम कर। मतलब आपका प्रश्न ये है कि न्यायपालिका को प्रभावी भूमिका, न्यायपालिका तो काम करती ही है, लेकिन शायद एक बात हम भूल जाते हैं। जब कहते हैं संसद ऐसा काम कर रही है, संसद, तो संसद का निर्वाचन कौन कर रहा है? जनता। इसका मतलब है कि जनता से ही सारा चेंज होगा। तो समाज में जो व्यवस्थाएं रहेंगी संसद में जाएंगी, धीरे धीरे चेंज होगा, घबराने की बात नहीं है भाई। कि समाज में अगर जाति के आधार पर दूल्हा दुल्हन ढूंढेंगे, तो वोट जाति के आधार पर नहीं पड़ेगा। अभी हम बड़ी विरोधाभासी बातें करते हैं, समाज में तो हम दूल्हा दुल्हन किस आधार पर ढूंढेंगे? जाति के आधार पे। और अचानक हमारे साथ नेता कैसे हो जाएंगे? तो जाति की बात नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। ये चीजें, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है। तो समस्या केवल पॉलिटिक्स तक नहीं है, समस्या समाज में भी है। कोई सरकार पदाधिकारी चुनाव प्रचार कर सकता है नेता के साथ? नहीं कर सकता। यही तो मामला इंदिरा गांधी के यशपाल ग्रोवर थे, उस समय सेक्रेटरी थे, आईएएस ऑफिसर थे, चुनाव प्रचार के दौरान शामिल हो गए थे। इसी आधार पर इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो गया था। जयप्रकाश वो उसमें राजनारायण ने करवाया था। तो आगे बता देंगे। अगर विधायिका को सर्वोच्च मान ले तो द्वितीय को तृतीय भूमिका में कौन होंगे? विधायिका तीनों अंगों की तुलना में विधायिका सर्वोच्च है, लेकिन हमारे यहाँ तो सर्वोच्चता संविधान की है। अब तीनों अंगों में पहली विधायिका है, दूसरी कार्यपालिका है, कार्यपालिका भी इलेक्टेड है, फिर तीसरी न्यायपालिका है। अब न्यायपालिका की भूमिका अलग किस्म की है। इसका ये मत मान लीजिए कि न्यायपालिका की भूमिका ही नहीं है। हमारे सेपरेशन ऑफ पावर है, चेक एंड बैलेंस है। इतना आसान उत्तर नहीं है इसका, कि इसका एक लाइन में उत्तर नहीं हो पाएगा। महिला आरक्षण के समय ओवैसी को क्या प्रॉब्लम थी, इससे इस प्रस्ताव के विरुद्ध मत क्यों दिया? ओवैसी को महिला आरक्षण से प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी से प्रॉब्लम है। तो बीजेपी किसी प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं देगा, नंबर 1। और दूसरी बात, ओवैसी आप याद रखिए, हमारे कास्ट और रिलीजन, ये 2 पॉलिटिक्स चलती है। ओवैसी चाहते हैं कि जाति की पॉलिटिक्स आगे बढ़े, क्योंकि जाति की पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ेगी तो धर्म की पॉलिटिक्स आगे रहेगी, दोनों एक दूसरे को काटती हैं। तो ओवैसी चाहते थे कि महिलाओं में जाति के आधार पर आरक्षण हो, जो कि बड़े सारे और दल भी मांग करते थे। तो जब महिलाओं में जाति के आधार पर आरक्षण होगा तो स्वाभाविक रूप में जाति का प्रभाव बढ़ेगा। ये ओवैसी का 2 आधार पर उन्होंने इसके खिलाफ वोट किया था। अब आप सवाल लिख लीजिए, जो मेंस के पूछे गए सवाल है। अब ये लिख लीजिए। भारत के संविधान निर्माण पर
राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव की भारत के संविधान निर्माण पर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। भारत के संविधान निर्माण पर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। मेन से पूछा गया सवाल है। इतना पढ़ के क्या इसका उत्तर हम दे सकते हैं? अच्छा, ये बात बताइए, अच्छा राष्ट्रीय आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैं जीएस वर्म कहीं नहीं पढ़ा है। हम इंडियन थिंकर के साथ राष्ट्रीय आंदोलन को बताने का भी प्रयास करते हैं अपने सिलेबस में, लेकिन अगर हम ये कहें अरे इतनी बात तो आप देखिए किसी चीज को कैसे क्लेसिफाई करते हैं, किसी चीज को अप्लाई कैसे करते हैं। अगर आपने राष्ट्रीय आंदोलन जितना भी पढ़ा होगा, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन से क्या आए थे, राष्ट्रीय आंदोलन से मिले क्या थे। राष्ट्रीय आंदोलन किसका आंदोलन था? अरे जनता का आंदोलन था, हमें लगा कि किसी और का आंदोलन था। राष्ट्रीय आंदोलन किसके लिए आंदोलन था? भाई सीधी सी बात था, राष्ट्रीय आंदोलन मूलतः आंदोलन किसके लिए था? स्वतंत्रता के लिए, अधिकारों के लिए। राष्ट्रीय आंदोलन था अंग्रेजों से भारत की मुक्ति के लिए या सामाजिक न्याय के लिए? आप याद रखिए, अगर आपको याद होगा तो राष्ट्रीय आंदोलन में 1931 में कराची अधिवेशन, सामाजिक आर्थिक अधिकारों का दस्तावेज आया, और जब नेहरू रिपोर्ट में भारत के भविष्य के संविधान का निर्माण किया गया, अरे भाई राष्ट्रीय आंदोलन से संविधान सभा के सारे आदर्श आते हैं। इसे आप याद रखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ये नहीं था कि अंग्रेजों से भारत को मुक्त करा दिया जाए, अंग्रेजों से उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद को यहाँ से भगाना, ये तो राष्ट्रीय आंदोलन का नकारात्मक उद्देश्य था। राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत के लिए स्वतंत्रता और अधिकार की बात करना। राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य था भारत के लिए एक नए राष्ट्र का निर्माण करना। वो नया राष्ट्र कैसा होगा? जो गांधी के सपने पर आधारित होगा, जहां एक भी आंखों में एक भी आंसू नहीं होंगे। अब एक बात याद रखिए, राष्ट्रीय आंदोलन हम बार बार कहते हैं, अगर आप सैद्धांतिक तौर पे देखें, वैचारिक तौर पे देखें, राष्ट्रीय आंदोलन ये थोड़ी था कि भारत छोड़ो आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, अब उसमें फिर था कि करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट था, किसान आंदोलन था। ये सब तो माध्यम थे, बहाने थे। इसलिए कहा भी गया, जब जब ये बात कहा भी गया, जब अंग्रेज भारत से चले गए तो ये बात नेहरू से पूछी गई कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य समाप्त हो गया? उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी तो हमारा लक्ष्य है कि पूरी दुनिया से साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद समाप्त हो। यानी हमारी लड़ाई उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। और इसलिए आप देखेंगे 1930s में जैसे ही समाजवादी एलिमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हावी हुआ, समाजवादी यही तो कहते थे, डॉक्टर अम्बेडकर की लड़ाई भारत के निर्माण पर था या अंग्रेजों को भगाने पर? समाजवादियों की लड़ाई भारत में विषमता कम करने के लिए थी, अंग्रेजों को भगाने के लिए? भारत में विषमता कम करने पर। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक न्याय। तो हमारी लड़ाई किस लिए हुई? स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए। लेकिन हमारी लड़ाई एक खास बात थी। मगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 3 फीचर हम निकाल सकते हैं। ये आपको देखिए, आपकी टेंडेंसी हर विषय को समझ के किसी को क्लेसिफाई सारांश निकाल लेना, यही तो क्रिटिकल टेंडेंसी है, विश्लेषणात्मक है। अब राष्ट्रीय आंदोलन आगे आपके दिमाग में घूमने लगा, 1858 से 1947 दैया दैया कैसे मैं लिखूं, राष्ट्रीय आंदोलन का भारतीय संविधान संबंध कैसे लिखूं? मामला गड़बड़ हुआ कि नहीं? आपको अब देखिए, आप कैसे पिक एंड चूज किया जाता है। थोड़ा सा लिया, हटा दिया, एक ही चीज से आता है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और यकीन मानिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की खास विशेषता थी। भले हमारे यहाँ संविधान था न था, ये बात तो अलग थी, तिलक ने कहा था, इसे तिलक ने कहा भी था जब लोगों ने कहा था कि तिलक ने कहा उदारवादी तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम संवैधानिक आंदोलन कर रहे हैं। तिलक ने कहा संविधान दिखाओ मुझे। तिलक ने बावरीपन की हद हो गई, जहां संविधान ही नहीं है वहां संवैधानिक आंदोलन कर रहे हो। अरे टिट फॉर टैट करो। तो गांधी आए, तो गांधी ने कहा न तो संवैधानिक न टिट फॉर टैट, दिल बदलो, कि दिल बदलेगा तो हम बदलेंगे और हम बदलेगा तो सतयुग आएगा।
हमने बचपन में आज भी बाबा जय गुरुदेव का सम्मेलन देखा था। बाबा जय गुरुदेव नहीं रहे, उनका मथुरा में आज भी मंदिर है। मुझे आज भी याद है, उनके उनके अनुयायी बोरा पहनते थे। तो मैं स्कूल में था, बोरा बोरा मतलब जो क्या क्या बोलते हैं, बोरा ही बोलते हैं ना उसको। बोरे कपड़े पहनते थे। अलग अलग भारत में सन्यासी रहे हैं, और कुछ लोग तो गर्मी में भी बोरा कपड़ा पहनते थे। और जय गुरुदेव आज भी मुझे याद है, मैं स्कूल में था, जय गुरुदेव का सम्मेलन है। अब भारत में सतयुग आने वाला है। गांव के लोग इतने उत्साहित हुए कि अब सच में सतयुग आने वाला है। बताइए, सतयुग तो आज तक नहीं आ पाया। ये खास बात है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दुनिया का विशालतम आंदोलन था जो अहिंसक और शांतिपूर्ण था। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? एनिमल जैसा नहीं था। ये कैसा था? लव स्टोरी जैसा था। प्यार से मामला चलता था, अहिंसक था, शांतिपूर्ण था। मैं यही तो संविधानवाद की बात करता है। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने तय कर दिया कि समाज का बदलाव हिंसात्मक रूप में नहीं होगा। समाज का बदलाव हिंसात्मक रूप में नहीं होगा, समाज का बदलाव लोकतांत्रिक ढांचे के द्वारा होगा। यही 3 एलिमेंट से भारतीय संविधान बना है। ये कहाँ आ गया? फंडामेंटल राइट में। ये कहाँ गया? निर्दिष्ट तत्व में। ये कहाँ गया? सरकार के निर्माण के स्वरूप में। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, क्योंकि समाज के, इसलिए रेनिबल ऑस्टिन ने कहा है, इन पर झगड़ा इन पर थोड़ी था। सामाजिक न्याय प्राप्त करना है, अधिकार लेना है, झगड़ा इन पर नहीं था, मार्ग पर था। उदारवादी मार्ग अपनाया जाए, समाजवादी अपनाया जाए या गांधीवादी। अच्छा, ये तीनों आदर्श ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में थे या नहीं थे? इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन घटनाओं का संग्रह है या विचारधारा की कहानी है? वैचारिक संघर्ष था। इसी राष्ट्रीय आंदोलन में ये तय हो गया कि नहीं, ठीक है, उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी, ये सब मिलकर हम समाज को बदलेंगे। सबके अपने अपने तरीके का प्रयोग होगा, और यही बात भारतीय संविधान में समावेशित है। आप लिख लेंगे? अब आप लिख लेंगे? नहीं लिख लेंगे? हाँ, अब दूसरी बात, आलोचना। अब आलोचना देखिए, आपको बहुत ध्यान रखने की बात है। कुछ चीजों की आलोचना, यानी जूलियस सीजर, जब कभी आप पढ़िए तो उसने कहा कि जब ये हुआ कि सीजर का मर्डर किया किसने, तो लोगों ने कुछ लोगों ने कहा वाइफ। नो, द वाइफ इज एबव द सस्पिशन। आप कहते कुछ लोगों पे संदेह करना भी पाप है। वैसे ही गांधी की आलोचना करने की सोचिएगा मत, डॉक्टर अम्बेडकर का विचार मत रखिएगा, और संविधान की आलोचना करने का सवाल नहीं होता। राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना करने का मुद्दा ही नहीं होता। आलोचना हम किसी करेंगे? ब्रिटिशर्स की। राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना थोड़ी करेंगे, ब्रिटिशर्स की आलोचना करेंगे। और ब्रिटिशर क्या करते थे कि भारत में स्वयं शासित होने की क्षमता नहीं है, भारत को आजादी नहीं दी जाएगी, और इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा ये बात कही गई थी कि भारत न केवल अपना स्वशासित करने का अधिकार रखता है, एक नए मार्ग का निर्माण करेगा, और भारत ने लोकतंत्र के सफलतापूर्वक निर्माण के द्वारा ये बात सिद्ध भी कर दी। इसे आप राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्या करेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन, इसलिए हमारे यहाँ तो मूल कर्तव्य लिखा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन का सम्मान करिए, राष्ट्रीय आंदोलन को दिल में बसा के रखिए। ऐसा नहीं लिखा गया रखिए, हृदय में सजो कर रखिए। क्या दिल में सजो के रखा है, क्या अलमारी में रखा है? कई चीज अलमारी में रखी हुई, एनसीईआरटी किताब लाया, अलमारी में रख दिया। अब सर ने बताया था लाई दिया, वो अलमारी से दिल में नहीं आ पाई। एनसीईआरटी किताब कहाँ होना चाहिए? दिल में। और जो चीज पहले से दिल में, उसको हटाइए तब तो दिल में आएगी वो। पहले से दिल में क्या सी सेट है? पहले से दिल में सी सेट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। कुछ रिप्लेस करेंगे तभी तो कुछ जगह मिलेगी। ये लर्निंग प्रोसेस है। लिख लेंगे? अब आप लिख लेंगे? लिखवाएं आपको? भाई यही तो अभी तक लिखवाया है, यही तो लिखवाया है आपको अभी तक। आप कॉपी पलट के देख लीजिएगा, प्रश्न नया है। यही बात अभी तक मैंने लिखवाई है कि बस राष्ट्रीय आंदोलन का नाम शायद हमने नहीं लिया होगा, लेकिन लिखवाया तो यही है।
आलोचना भाई देखिए, आलोचना की से बस सीधी सी बात है कि भारत के संविधान पर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव की आलोचना पर समीक्षा करिए। इसका सीधा मतलब ये है कि भाई सीधी सी बात है, राष्ट्रीय आंदोलन की हमें आलोचना नहीं करनी है पहला। अब आलोचना में दो पार्ट आप देख सकते हैं, एक तो राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा कई विदेशों से भी हमने एग्जाम्पल लिए, और दूसरा आलोचना ब्रिटिश सरकार की करनी है कि ब्रिटिश सरकार का दावा था कि भारत अपना संविधान निर्माण नहीं कर पाएगा, भारत एक नहीं रह पाएगा, लेकिन हमने संविधान का निर्माण भी किया और भारत को एक भी बनाया। अगला प्रश्न लिख लीजिए। अब ये भी सवाल मैंने आपको बता दिया है, आपको अगर याद होगा तो लिख लीजिए अगला सवाल। विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए कि भारत का संविधान भारत का संविधान किस सीमा तक भारत का संविधान किस सीमा तक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्यों के भारत का संविधान किस सीमा तक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्यों के सफल सामंजस्य को प्रतिबिंबित करता है। भारत का संविधान किस सीमा तक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्यों के सफल सामंजस्य को प्रतिबिंबित करता है। वैकल्पिक परिप्रेक्ष्यों के सफल सामंजस्य को प्रतिबिंबित करता है, क्या मतलब है इसका? उदारवाद, समाजवाद, वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य, वैकल्पिक दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण, वैकल्पिक विचारधारा है। अच्छा, ये मैंने बताया था कि नहीं, राह कौन सी जाऊं मैं? तो एग्जामिनर ने क्या पूछा? सीधा नहीं पूछा। मैं सीधा पूछेंगे तो हम किताब से पढ़ रखेंगे कि सामाजिक क्रांति का दस्तावेज, सामाजिक क्रांति का नारा क्या है, तो उसने थोड़ा सा बस चेंज कर दिया कि भारत का संविधान किस सीमा तक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्यों का समायोजन करता है। तो उदारवाद के आधार है, समाजवाद के आधार है, गांधीवाद के आधार है। ये हमने देशभक्त तत्व में भी देखते हैं, हमने पहले आपको एक हिंट दे दिया। यानी हमारे पूरे संविधान का आधार क्या है? उदारवादी, उद्देश्य क्या है? समाजवादी, और गांधीवादी एक माध्यम, गांधीवादी माध्यम है। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैंने लिखवाया है बाकायदा आपको ये बात। मैं सामाजिक न्याय का तरीका, ये तो हमने लिखवाया आपको। तो आगे बढ़े फिर। तो आप देख लीजिए, सारी बात मैंने आपको लिखवा रखी है। तो हमने पहले कहा कि किसी टॉपिक को हल करते समय बात हम ध्यान में रखते हैं कि आप कम से कम सवाल पूछ पाए। तो अच्छा, किसी ने पूछा है सुशासन स्वशासन उपनिवेशवाद का क्या मतलब है? दोनों आपने कॉमा बीच में नहीं लगाया है, तो स्वशासन उपनिवेशवाद जैसी कोई चीज नहीं होती। ये आपने कहा इसका इंग्लिश पढ़ा है तो अब मतलब स्वशासन उपनिवेशवाद मतलब किसको आपने पूछा है? मैं थोड़ा सा, क्योंकि स्वशासन उपनिवेशवाद दोनों को आपने जोड़ दिया है तो मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। मैं स्वशासन का मतलब है अपना शासन करना, उपनिवेशवाद का मतलब है कि एक देश का दूसरे देश पर प्रशासनिक राजनीतिक नियंत्रण उपनिवेशवाद है। उपनिवेश दो प्रकार के थे, एक तो दक्षिण अफ्रीका वाला उपनिवेश था जहां इंग्लैंड के लोग परमानेंटली बसना चाहते थे, जिसे कहा था परमानेंट कॉलोनी। एक भारत जैसा उपनिवेश था जहां वो अस्थायी रूप में रहना चाहते थे, वो बसना नहीं चाहते थे। आगे बढ़े फिर। तो अब हम थोड़ा बेसिक एक जीएस वाले टॉपिक पर आएंगे, पीटी के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए। ये नागरिकता का विवाद अभी उच्चतम न्यायालय के सामने है, जल्दी एक निर्णय आने वाला है। मेंस में नागरिकता का तो टॉपिक है, सवाल पूछे गए इसमें बहुत मुझे डाउट है, फिर भी कोशिश करेंगे क्या हम मेंस के लिए कुछ बना सकते हो। तो मेंस के लिए फिर भी हम उसको चेंज करने का प्रयास करेंगे कि क्या हम मेंस के लिए कुछ बना सकते हैं। तो अगला हम चैप्टर देखेंगे, हेडिंग चेंज कर लीजिए, नागरिकता। बताइए।
देखिए, विपक्ष में ज्यादा पार्टी होना, कम पार्टी होना बेहतर की बात नहीं है। पार्टी लोकतांत्रिक होनी चाहिए। भाई, लोकतंत्र में तो आपको पार्टी बनाने का अधिकार ही है। तो ऐसा नहीं कि विपक्ष में कम पार्टी हो तो बेहतर है। वैसे अगर हम सैद्धांतिक तौर पे देखें तो कहा जाता है, अब इसमें दो उत्तर है। आपका सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष में ज्यादा पार्टी हो तब अच्छा है, कम पार्टी हो तब अच्छा है। कहा जाता है ज्यादा पार्टियां होंगी तो लोकतंत्र के ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लोकतंत्र के संचालन के लिए दो दल ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ज्यादा पार्टी होंगी तो उसमें गठबंधन की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इंग्लैंड की कहावत है कि महामहिम की सरकार और महामहिम का विपक्ष। तो लोकतंत्र में जब दो पार्टी होती है तो लोकतंत्र सफलतापूर्वक चलता है, क्योंकि एक सत्ता में रहेगा चाहे विपक्ष में रहेगा, तो विपक्ष हमेशा उस पर निगरानी बनाकर रखेगा। तो दोनों इस पे आंसर है, कोई एक ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है, दोनों तरीके से सोचा जा सकता है। हमने दोनों बात बता दी आपको। तो आप बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो? हमने उत्तर दे दिया, फिर आप सवाल कर रहे हो। मतलब आपने क्या सुना जो मैंने बताया? समझ नहीं है तो मैं फिर बताता हूँ। अच्छा, किसी को समझ में आया मेरी बात? किसको समझ में आया? ओ माय गॉड, आपको समझ में आई? बताओ मेरे दोस्त। ठीक है। और आपने सवाल पूछा था कि विपक्ष में ज्यादा पार्टी हो तो अच्छा है या कम पार्टी हो तो अच्छा है। मैंने जवाब इसका दो उत्तर दिया। किसी को याद है दोनों? बताइए, बताइए। ठीक है, समझ गया। और भी कोई? भाई, हमने बात इस तरीके से कही थी, बात ठीक है। हमने दो तर्क दिया, क्योंकि देखिए, जब आप ऑब्जेक्टिव उत्तर तो है नहीं कि ऐसे या नो उत्तर देते। सवाल ये है, जब भी कहा जाता है कि लोकतंत्र में विपक्ष में ज्यादा पार्टियां हों, देखिए लोकतंत्र में ज्यादा पार्टी होगी, लोकतंत्र का मूल मर्म क्या है? बहुमत का शासन। तो ज्यादा पार्टियों को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। बात को ऐसे समझिए, जब हमारे यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा था तो आप जानते हैं, एक एक दल का, टीएमसी का, जनता दल यूनाइटेड का, आरजेडी के चार चार सांसद थे और सभी के भाव आसमान में थे। किसी एक का डोमिनेंस नहीं था, तो एक एक छोटी छोटी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन था। तो ज्यादा डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। जितनी ज्यादा सिस्टम रहेंगे लोकतंत्र में, ज्यादा लोगों का सुनिश्चित, ज्यादा क्षेत्र, भाषा, धर्म, ज्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, तो ये ज्यादा लोकतांत्रिक है। पहला उत्तर ये है। कोई समस्या है इसमें? दूसरा उत्तर सुनो आप। लेकिन ब्रिटेन की ऐसी कहावत है, जेनिंग्स ने ही बात कही है कि देखिए, लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष होना चाहिए, दूसरा विपक्ष होना चाहिए। दोनों में विभाजन होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पार्टियां होती हैं तो पता नहीं चल पाता कौन सत्ता पक्ष में कौन विपक्ष में। नीतीश कुमार, और कहीं तीन तीन लोग मिलकर सरकार बनाए, तीन में दो हुआ, दो में एक हुआ, एक में तीन हुआ। समझ नहीं आता महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। इसलिए ज्यादा जोगी मठ उजाड़। तो ज्यादा सत्ता अगर पार्टी आ जाएगी तो यही नहीं पता चलेगा सत्ता पक्ष कौन है, विपक्ष कौन है। आप सत्ता पक्ष में भी हैं, आप विपक्ष में भी हैं। ये बड़ी चुनौती आती है। इसलिए ब्रिटेन में कहावत थी कि भाई, एक होना चाहिए सत्ताधारी दल, दूसरा विपक्ष। और विपक्ष का मतलब है कि लगातार वो सत्ताधारी दल पर नियंत्रण रखे। तो दोनों इसके बारे में उत्तर माने जाते हैं। दोनों तर्क है। कोई समस्या है इसमें? यही आपका सवाल था। और कोई सवाल? नागरिकता, सिटीजनशिप।
नहीं 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 नहीं, किसी ने सवाल लिखा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना में ज्योतिराव फूले रामास्वामी के विचार लिख सकते हैं क्या? जाति आधारित भेदभाव, महिलाओं के स्थिति गैर। नहीं यार, ऐसा नहीं है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन ऐसा नहीं था। हाँ, ये बात अलग थी। बात को ऐसे आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य अलग अलग थे। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे दलितों का उत्थान हो, इसलिए गांधी समन्वयवाद की बात करते थे। मार्क्सवादी चाहते थे क्लास की बात स्थापित की जाए, उसके आधार पर गांधी ने समन्वय स्थापित किया। लेकिन ये आलोचना राष्ट्रीय आंदोलन कभी नहीं हो सकती। मतांतर था ना, ऐसा तो भाई मतांतर होना और उस बात को मान लेना आलोचना, तो आलोचना ठीक नहीं है।